नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पर गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आपका स्वागत करते हैं। हम संविधान के विश्लेषण की सीरीज संविधान सभा से और संविधान की 12 अनुच्छेदों को संबंधित से चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो होगा संविधान की प्रस्तावना से। और आप मान के चलो कि संविधान की प्रस्तावना में से हर पेपर में एक प्रश्न कहीं ना कहीं आप तो आप बहुत अच्छे से संविधान की प्रस्तावना के बारे में समझें और मन में एक दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना लें संविधान की प्रस्तावना से। संविधान की प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं, किसी भी देश की प्रस्तावना हो, जैसे सबसे पहले हम बात करें लिखित संविधानों में, तो यूएसए का संविधान है। तो यूएसए के संविधान में क्या है, प्रस्तावना की बात थी और हमने प्रस्तावना जैसा जो बिंदु था वो हमने लिया भी यूएसए के संविधान से ही था। और जब हम बात करते हैं प्रस्तावना की, तो किसी भी देश का जो संविधान का दर्शन होता है या फिर किसी भी देश की जो मूल पाठ है वो है संविधान का क्या, प्रस्तावना। कहीं ना कहीं जैसे पूछने को आ जाता है कि सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है संविधान का दर्शन, संविधान का मूल पाठ, संविधान का परिचय। तो ये सारी चीज़ें, परिचय हो चाहे संविधान का दर्शन हो चाहे संविधान का मूल पाठ हो, ये सब क्या कहलाती है, संविधान की प्रस्तावना। जैसे कि एक जज थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में और वो थे नाना पालकीवाला। और नाना पालकीवाला ने काफ़ी अच्छा कमेंट इस पे किया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है, जैसा कि नाना पालकीवाला ने कहा भी था। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि संविधान का परिचय हो, संविधान की विशेषताएं हो, विशेषताओं को तो हम अलग से भी पढ़ लेंगे। संविधान का परिचय हो, संविधान का दर्शन हो, संविधान का मूल पाठ हो, ये सब क्या कहलाता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना कहलाता है कि हम क्या नागरिकों को देंगे, कैसा हमारे राज्य का स्वरूप होगा, उन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। आप याद रखें नाना पालकीवाला के स्टेटमेंट को कि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा है, नाना पालकीवाला। अगली जो चीज़ है, जब हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और संविधान पे काम करने के लिए कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हमने एक संविधान सभा बनाई। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। हमने संविधान सभा को अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष बने थे। और हमने पढ़ा था कि 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश हुआ था और उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य। बहुत अच्छे से हमने ये चीज़ पढ़ी थी जब हम संविधान सभा पढ़ रहे थे। और उद्देश्य प्रस्ताव में कितने उद्देश्य थे ये चीज़ भी हमने बताई थी। कितने उद्देश्य वर्णित थे, 8 उद्देश्य। और उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये चीज़ हमने जब हम संविधान सभा वाली वीडियो देख रहे थे तो हमने पढ़ी थी कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश पंडित नेहरू ने किया था। और इसके अंतर्गत टोटल जो उद्देश्य थे वो 8 उद्देश्य थे। और ये पेश कब हुआ, 13 दिसंबर 1940 को पढ़ी थी ये चीज़ कि 8 उद्देश्य पेश किया पंडित जवाहरलाल ने। अब इसको रख दिया संविधान सभा में चर्चा के लिए कि ये जो प्रस्ताव पेश हुआ है इस पे क्या होगी भाई, चर्चा। तो एक डेट है 16 दिसंबर 1940। और 16 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के एक सदस्य हैं और उन सदस्य का नाम है M.R. जयकर। M.R. जयकर ने सबसे पहले उस उद्देश्य प्रस्ताव का क्या किया, विरोध किया। सबसे पहले क्या किया, इसका विरोध किया। किसने, M.R. जयकर। चीज़ को आप याद रखें। तो हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की। तो 16 दिसंबर को सबसे पहले विरोध करने वाले उद्देश्य प्रस्ताव के व्यक्ति को M.R. जयकर। इसके बाद में डेट आती है 22 जनवरी, 23 दिसंबर तक
पहला अधिवेशन होता है, पहला सत्र होता है, उसके बाद में फिर 20 जनवरी को दूसरा सत्र स्टार्ट होता है। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पर फिर से चर्चा होती है और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। 13 दिसंबर 1940 उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कितने उद्देश्य हैं? 8 उद्देश्य। 16 दिसंबर 1946 को विरोध होता है उद्देश्य प्रस्ताव का। कौन विरोध करता है? एम आर जयकर। कब करता है? 16 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? पारित होता है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के क्या बनता है? प्रस्तावना का रूप लेता है। और फिर चर्चा होती है संविधान सभा में प्रस्तावना। तो प्रस्तावना पे भी संविधान सभा में चर्चा होती है। वो चीज़ भी हमने पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे संविधान सभा। तो हमने अधिवेशन जब हम पढ़ रहे थे तो एक अधिवेशन में प्रस्तावना पर चर्चा भी हमने देखी। तो प्रस्तावना पे क्या चर्चा थी संविधान सभा में? कि प्रस्तावना पे 2 सदस्यों के मत हमने पढ़े थे। एक तो थे सदस्य H.V. कामत, और H.V. कामत ने क्या कहा था कि एक शब्द जो है हमारी संविधान वो प्रस्तावना में, वो है हम भारत के लोग। हम भारत के, यहाँ से स्टार्ट होती है प्रस्तावना। और हम भारत के लोग के स्थान पे इन्होंने कहा था कि ईश्वर का नाम शामिल करो आप, कि ईश्वर से बने या ईश्वर से समर्पित हम भारत के लोग। तो ईश्वर की बात किसने की थी प्रस्तावना में? H.V. कामत ने। और H.V. कामत के इस प्रस्ताव को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। और H.V. कामत ने कहा था कि आज का दिन जो है वो संविधान के लिए कैसा दिन है? कलंक का दिन है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी जब हम संविधान सभा की चर्चा कर रहे थे। एक अधिवेशन में ये चर्चा हुई थी जब प्रस्तावना पे डिबेट हो रही थी संविधान सभा के अंतर्गत। तो कौन से सदस्य थे संविधान सभा के? H.V. कामत, हरि विष्णु कामत। और एक जो चर्चा थी वो थी सिब्बन लाल सक्सेना। और सिब्बन लाल सक्सेना के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो हैं, ये सिब्बन लाल जो हैं वो हैं गांधीवादी। और ये कहते हैं कि प्रस्तावना के अंतर्गत कैसे तत्व नहीं है? गांधीवादी तत्व। ये प्रस्तावना में गांधीवादी तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। ये गांधीवादी तत्व प्रस्तावना में शामिल। देखो, हमने प्रस्तावना स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें देखी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में क्या क्या देखा है हमने? एक तो देखा है हमने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कितने उद्देश्य हैं? 8 उद्देश्य। अगली डेट पढ़ी हमने 16 दिसंबर 1946। और इस दिन एम आर जयकर ने उद्देश्य प्रस्ताव का क्या किया है? सबसे पहले विरोध। इसके बाद देखी हमने 22 जनवरी 1947 जब उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया है? पारित कर दिया गया है। और यही आगे चल के किसका रूप लेता है? प्रस्तावना। फिर हमने 2 नाम पढ़े, एक तो H.V. कामत, एक सिब्बन लाल सक्सेना। H.V. कामत तो ईश्वर के नाम को लेकर कलंक का दिन कह देते हैं। और सिब्बन लाल सक्सेना जो हैं वो गांधीवादी तत्व के ऊपर प्रस्तावना की आलोचना करते हैं। ये जो प्रस्तावना है इसमें गांधीवादी तत्वों का समावेश नहीं किया। ये थी मूल चीज़ें। इसके बाद में प्रस्तावना जब आती है सामने तो प्रस्तावना का मूल पाठ क्या होता है? और मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना हमें याद होनी चाहिए। अगर हम राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में, जो लास्ट टाइम जो इंटरव्यू था तो मुझसे इंटरव्यू में प्रस्तावना का पाठ करवाया गया था। बहुत सारे मेरे साथ के ऐसे कैंडिडेट थे प्रस्तावना पूछ, और कहीं भी आपसे प्रस्तावना का मूल पाठ करवा सकते हैं। तो आप प्रस्तावना का मूल पाठ अच्छे से याद कर लें। एनसीईआरटी की हर किताब के ऊपर लिखा होता है। यहाँ भी हम एक बार एक्सरसाइज कर लेंगे। सबसे पहले तो है हम भारत के, ठीक है। इसके बाद है, क्रम से याद रखना आप, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहली विशेषता क्या लिख रही है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद शब्द है समाजवादी। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। इसके बाद है लोकतांत्रिक।
इसके बाद है गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। ठीक है। अगली चीज है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। देखो आपको भी ये याद होनी चाहिए, मैं तो निश्चित रूप से मान विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता और अवसर की समता व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। फिर क्या है व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक है। और आज दिनांक 30 नवंबर 1949 को इस डेट को आप याद रखें, यह है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। और इस डेट को 3 शब्दें अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा करते हैं। देखो इस हिसाब से आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं खूब अच्छे से। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इसके बाद एक डेट है 26 नवंबर 1949 अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। प्रस्तावना बहुत से टीचर ऐसे होंगे पॉलिटिकल साइंस के, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उन पर प्रस्तावना का मूल पाठ किया नहीं जाएगा, पर आप मान के चलो आप एक विद्यार्थी के तौर पे अगर ये प्रस्तावना एनसीईआरटी के हर फ्रंट पेज पे लिख रही है हर जगह पे लिख रही है तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट तो है। और अगर इम्पोर्टेंट है तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते आपको प्रस्तावना का मूल पाठ निश्चित रूप से पता होना चाहिए। और न जाने कितने प्रश्न बनते हैं इस मूल पाठ, प्रश्नों को हम निकालेंगे अभी, बहुत अच्छे से निकाल। शब्द टू शब्द आप याद रखें कितने प्रकार के न्याय हैं। अगर शब्दों से बात करें तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता कितनी प्रकार की समता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उसके बाद में क्या है व्यक्ति की गरिमा, फिर है राष्ट्र की एकता अखंडता और फिर है बंधुता। और इन 3 शब्दों को क्रम से याद रखें अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित। सबसे पहले कौन सा शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद है समाजवादी, उसके बाद है पंथनिरपेक्ष, उसके बाद है लोकतांत्रिक और उसके बाद है गणराज्य। इन चीज़ों को भी आप क्लियर रखें। इसमें शब्दावली से प्रश्न बनता है क्रम से प्रश्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, निम्न शब्दों को क्रम से लगाइए। निम्न शब्दों को कौन सा शब्द पहले आता है। खूब इस पाठ में से एक कठिन और एक से एक सरल प्रश्न बन जाता है। अब हम देखें कि इस प्रस्तावना के घटक क्या क्या हैं।
प्रस्तावना के घटकों की जब हम बात करेंगे तो प्रस्तावना के घटक हम देखते हैं कि प्रस्तावना के अंतर्गत हमें 4 घटक दिखते हैं। सबसे पहले तो दिखता है हमें शक्ति का स्रोत। और शक्ति का स्रोत प्रस्तावना के अंतर्गत कौन सा शब्द दिखाता है? हम भारत के। और ये चीज़ दिखा रहा है कि जो यहाँ का संविधान है वो भारत के लोगों ने ही बनाया है। उस पे किसी भी विदेशी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ जो शक्ति का स्रोत है वो किस में निहित है? जनता में निहित है। और जो संपूर्ण प्रभु संपन्न है वो कौन? हम भारत के लोग। यही चीज़ जो शब्द है यही किसको दिखा रहा है? लोकप्रिय संप्रभुता को। हालांकि हम एक एक शब्द की अलग से विस्तार से व्याख्या करेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत, पर फिर भी अभी आप याद रखें कि शक्ति का जो स्रोत है वो कौन से शब्द से दिख रहा है? हम भारत के लोग से। और शक्ति किस में निहित दिखा रहा है? जनता में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी जो चीज़ है वो है राज्य की प्रकृति। हमारे राज्य की प्रकृति कैसी है प्रस्तावना के अंतर्गत? अगर कोई पूछे कि राज्य की प्रकृति को आप क्रम से बताओ, राज्य की प्रकृति कैसी है? सबसे पहले तो कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कैसा राज्य है हमारा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा, हमारा राज्य कैसा है? समाजवादी है या नहीं? तीसरा, हमारा राज्य कैसा है? पंथ निरपेक्ष है या नहीं? चौथा, हमारा राज्य कैसा है? लोकतंत्रात्मक है या नहीं? पांचवा, हमारा राज्य कैसा है? गणराज्य। एक एक शब्द की विस्तार से चर्चा हम करेंगे। अभी हम केवल बेसिक चीज़ें प्रस्तावना की समझ रहे हैं। एक एक शब्द की, संपूर्ण प्रभु संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है। तो जो हमारे राज्य की प्रकृति है वो प्रस्तावना के तहत कैसी है? देखो, प्रस्तावना में हमने देखा नहीं था क्या मूल पाठ में कि जो प्रस्तावना जो है वो कैसे बनाना? संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। अब इसको हम खोल रहे हैं तो राज्य की प्रकृति कैसी दिख रही है? एक तो संपूर्ण प्रभु संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। ये प्रस्तावना के घटकों में आ रही है कि ना आ रही? हम भारत के लोग जो हैं ये शक्ति का स्रोत दिखा रहे हैं। दूसरा, राज्य की प्रकृति कैसी बता रहे हैं? पूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। अगली जो चीज़ है घटकों में वो है राज्य के उद्देश्य। राज्य का उद्देश्य क्या है प्रस्तावना के तहत? राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति को क्या प्रदान करना? न्याय प्रदान करना। राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति को क्या प्रदान करना? स्वतंत्रता प्रदान करना। राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति को क्या प्रदान करना? समता प्रदान करना। राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति को क्या प्रदान करना? गरिमा प्रदान करना। राज्य का उद्देश्य है एकता, अखंडता बनाए रखना। और राज्य का उद्देश्य है क्या बनाए रखना? बंधुत्व। इन शब्दों को आप क्रम से याद रखें। जब हम प्रस्तावना खोलेंगे तो यही सब दिखेंगे आपको क्रम से। सबसे पहले तो किसकी बात है? न्याय की। उसके बाद किसकी बात है? स्वतंत्रता की। उसके बाद किसकी बात है? समता की। उसके बाद किसकी बात है? गरिमा की। उसके बाद किसकी बात है? एकता और अखंडता की। और उसके बाद किसकी बात है? बंधुत्व। है या नहीं? जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो सबसे पहले किसकी बात है? न्याय की। और न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं या नहीं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये भी आप क्रम से याद रखें कि न्याय जो हैं तीनों वो किस क्रम में बढ़ लेते हैं। सबसे पहले किस न्याय की बात है? सामाजिक न्याय की। उसके बाद किस न्याय की बात है? आर्थिक न्याय की। उसके बाद किस न्याय की? राजनीतिक। और जब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, कितनी स्वतंत्रताएं बढ़ लेते हैं हमारे सामना में? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितनी स्वतंत्रता है? 5। कौन कौन सी हैं? 4। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समताएं कितनी हैं? 2। एक तो किसकी समता है? प्रतिष्ठा। और एक है अवसर की। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा। उसके बाद है राष्ट्र की एकता और अखंडता। और उसके बाद है बंधुत्व। बताओ, हम अगर घटकों के रूप में खोलेंगे प्रस्तावना को, आप प्रस्तावना को ऐसे भी क्रम से याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है? शक्ति का स्रोत। इसमें क्या दिखा रखा है? हम भारत के लोग। यानी शक्ति जो है वो किस में है?
जनता में। उसके बाद राज्य की प्रकृति है, और प्रकृति में 5 शब्दों को क्रम से आप याद रखिए: संपूर्ण, प्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। इसके बाद में जो है वो है राज्य के उद्देश्य। राज्य के उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो क्या प्रदान कर रहा है? न्याय। और कितने प्रकार का न्याय प्रदान कर रहा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्रदान कर रहा है? 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समता कितनी प्रदान कर रहा है? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उसके बाद में क्या कर रहा है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता या बंधुत्व। ये चीज़ आप देख सकते हैं, प्रस्तावना के मूल पाठ में भी देख सकते हैं, इनको स्रोत में भी देख सकते हैं कि घटक क्या क्या हैं प्रस्तावना के, क्या क्या चीज़ें शामिल है। एक है अंगीकृत होने की तिथि। अंगीकृत होने की तिथि का उल्लेख है या नहीं, और कौन सी अंगीकृत होने की तिथि? 26 नवंबर 1949। देखो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, एक तो डेट आती है 26 नवंबर 1949, और एक डेट आती है 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को तो संविधान क्या हुआ है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ है? संविधान लागू। या इसी दिन राष्ट्रपति ने क्या ली थी? शपथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इसी वजह से 26 जनवरी को तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस बनता है? हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो, जब हम संविधान सभा से संबंधित चर्चा कर रहे थे, कि 26 नवंबर को पहले तो बनता था विधि दिवस, पर 2015 से क्या बनता है? जो अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ थी, तब से 26 नवंबर को क्या बनता है? कौन सा दिवस बनता है? संविधान। तो 26 नवंबर और 26 जनवरी के फेर से आप बिल्कुल निकल जाओ। 26 नवंबर 1949 को तो संविधान क्या हुआ है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ है? संविधान लागू। तो प्रस्तावना के घटक में है या नहीं 26 नवंबर 1949? और इसको आप वैसे संमत में भी याद रखें: मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमी। इस डेट को याद रखें। 30 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ है? कृत हुआ है, अधिनियमित हुआ है और आत्मार्पित। हमने पढ़े हैं प्रस्तावना के घटक, और प्रस्तावना के कितने घटक पढ़े हमने? 4। सबसे पहले तो शक्ति का स्रोत, और शक्ति का स्रोत किस में आ रहा था? हम भारत के लोग, यानी किस में निहित है शक्ति? जनता में निहित। ये किसको दिखा रहा है? लोकप्रिय संप्रभुता को। उसके बाद हमने राज्य की प्रकृति देखी: संपूर्ण, प्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। शब्दों को आप क्रम से याद रखें। उसके बाद हमने तीसरा जो घटक पढ़ा, वो पढ़ा राज्य के उद्देश्य। और राज्य के उद्देश्यों में सबसे पहले क्या प्रदान कर रहा था राज्य? न्याय। और न्याय कितने प्रकार का प्रदान कर रहा था? 3 प्रकार का: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसके बाद क्या प्रदान कर रहा है राज्य? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्रदान कर रहा है? 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। क्रम से ही आप याद रखें। 2 प्रकार की: समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। उसके बाद में थी अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित होने की तिथि, और वो है 26 नवंबर 1950। क्या आप क्लियर रहें? 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर को कौन सा दिवस बनता है वर्तमान में? संविधान दिवस। पहले कौन सा बनता था? विधि दिवस। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस बनता है? गणतंत्र दिवस। अगली जो चीज़ है कि क्या प्रस्तावना में कोई संशोधन भी हुआ है? ये चीज़ आप देख लें, आ जाता है प्रश्न यहाँ। है इजी चीज़ कि एक संविधान में संशोधन हुआ 42 में, और कौन सी वर्ष में हुआ है? 1976 में। न्यायिक दृष्टिकोण हम प्रस्तावना का एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें कई केसेस की चर्चा हम करेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, न्यायालय ने क्या कहा है। पर आप याद रखें, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, और एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42 में संविधान संशोधन 1976 से। और 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और
अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में कौन से संशोधन से जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। देखो, ये डिबेट चलती है, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना निश्चित रूप से क्या है? संशोधन। क्योंकि इसमें एक बार क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। और कब हुआ है ये संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन कौन से नए शब्द जोड़े? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगर हम मूल पाठ पे जाएं प्रस्तावना के, तो आप देखो, एक तो कौन सा शब्द है? समाजवाद। एक कौन सा शब्द है? पंथनिरपेक्ष। और एक कौन सा शब्द है? अखंड। तो ये जो अलग किए हैं, ये कौन से संशोधन से जुड़े हैं? 42वें संशोधन 1900। मतलब ये जो शब्द हैं वो संविधान में, जब संविधान लागू हुआ था तब शामिल नहीं थे। ये जो शब्द हैं ये कौन से संशोधन से जुड़े हैं भाई? कौन से संशोधन से जुड़े हैं? 42वें संविधान संशोधन 1973 से जुड़े हैं। ये जो शब्द हैं कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड। प्रस्तावना कैसी है? संशोधनीय है या नहीं है? और कौन कौन से शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को आप याद रखें, क्रम से याद रखें, ये सब जुड़े। आगे जो है वो है प्रस्तावना के ऊपर कुछ कमेंट्रीज है। देखो, हम पार्ट्स में कमेंट खोलेंगे क्योंकि फिर याद नहीं रहती कमेंट्स। हम 3-4 कमेंट्स आज कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक कमेंट शुरू में देखी थी और वो थी नाना पालकीवाला। और नाना पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र। क्या है? संविधान का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो क्या है? प्रस्तावना है। एक है के.एम. मुंशी, जो कांग्रेस से थे और संविधान सभा के सदस्य थे। ये कहते थे कि प्रस्तावना जो है वो राजनीतिक जन्म कुंडली है। फिर प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी। ये चीज़ आप याद रखें। एक है ठाकुरदास भार्गव। इनकी 2 कमेंट इंपॉर्टेंट। एक तो ये प्रस्तावना को कहते हैं जटिल नग, या बहुत मुश्किल से मिलने वाला नग है, जटिल नग है प्रस्तावना। और एक कहते हैं कि संविधान जो है, ये जो प्रस्तावना है, ये परिपूर्णता की तस्वीर है। ये प्रस्तावना जो है ये क्या है? परिपूर्णता की तस्वीर। देखो, आप इस प्रकार से नोट्स भी बना सकते हैं एकदम ठीक से। इसी प्रकार से आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपका पूरा प्रस्तावना का चैप्टर हो। कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना को जटिल नग और परिपूर्णता की तस्वीर किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। और प्रस्तावना को प्राचीन नाटकों के नंदी पाठ, इससे तुलना किसने की है? बी.एन. गॉडवेल। तो इन 4 कमेंट्स आज मैंने बताई हैं। हो सकता है 3-4 कमेंट अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। एकदम सारी कमेंट्स मैं आपको बता दूं तो उससे क्या है आपके, तो आप 4 कमेंट्स को एक जगह लिखें, उसके बाद 4 कमेंट्स को दूसरी जगह लिखना, उससे ज़्यादा सही रहता है। तो आप याद रखें, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? नाना पालकीवाला ने। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी। प्रस्तावना को जटिल नग और परिपूर्णता की तस्वीर किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। और प्रस्तावना को प्राचीन नाटकों के नंदी पाठ से तुलना बी.एन. गॉडवेल ने। को आज जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने प्रस्तावना स्टार्ट की थी कि प्रस्तावना आखिर अर्थ क्या होता है। मूल पाठ, दर्शन, ये सब जो होता है ये प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। नानी पालकीवाला का हमने कथन देखा। उसके बाद हमने प्रस्तावना के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात की थी। 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव, 16 दिसंबर को M.R. जयकर का विरोध, उसके बाद में 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित हुआ। कितने प्रस्ताव थे इसमें? 8 प्रस्ताव। हमने H.V. कामत और सिब्बन लाल सक्सेना की बात की। सिब्बन लाल सक्सेना गांधीवादी तत्वों की बात करते हैं, H.V. कामत ईश्वर से कामना की और कलंक के दिन की बात करते हैं। हमने प्रस्तावना का मूल पाठ देखा, 42वें संविधान संशोधन 1976 से संशोधन देखे,
हमने प्रस्तावना के घटक देखे, जिसमें सबसे पहला था शक्ति का स्रोत, हम भारत के लोग दिखा रहा था। फिर उसके बाद राज्य का स्वरूप था, समाज संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी मध्यप्रदेश लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद में राज्य के उद्देश्य थे कि न्याय कौन कौन से प्रदान कर रहा है, स्वतंत्रता कौन कौन सी प्रदान कर रहा है, समताएं कौन कौन सी प्रदान कर रहा है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद में हमने देखी अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर और 26 जनवरी को आपको क्लियर किया था। और उसके बाद में हमने संशोधन देखा जो 42वां संविधान संशोधन था। और उसके बाद में हमने कुछ कमेंट देखी थी, के एम मुंशी, नाना पालकीवाला, ठाकुरदास भार्गव, बी एन गौड़विल। नाटकों के नंदी पाठ से कौन करता है, बी एन गौड़विल। ठाकुरदास भार्गव जटिल नग और परिपूर्णता एक तस्वीर कहता है, के एम मुंशी राजनीतिक जन्मकुंडली। मैं आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस एकेडमी बाई गौरव फौजदार। आप सभी इसको ज्वाइन कीजिए, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड आपको सारा मैटर यहाँ पे मिलता रहेगा। आप दोस्तों तक शेयर कीजिए इस सीरीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक पहुँचाइए, इससे और ज़्यादा एनर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।